गुड इवनिंग सारे लोगों को। कल तक हमने हिस्ट्री का 5 पार्ट तक कंप्लीट किया है और फिर आज अब हिंदी में आइए, क्योंकि अधूरा छोड़ना भी ठीक नहीं लगता है। और कल देखे कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर वर्णिका भी पढ़ा दीजिए। मैं सोचता हूँ कि उसको भी जल्दी अब शुरू कर दूं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी चैप्टर के 5वां पार्ट जो है नागरी लिपि, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फटाफट जल्दी उसको सोल्व करेंगे, है ना। तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस हिंदी के क्लास का। नागरी लिपि जो है, लिपि का अर्थ क्या होता है? कुछ भाषाएं हैं ना, उस भाषाओं को हम लिखते हैं और उन भाषाओं को अलग अलग लिपियों में रखा जाता है। जैसे हिंदी, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में रखते हैं। देवनागरी लिपि से ही हिंदी लिया गया है। क्योंकि बहुत मजेदार मजेदार प्रश्न है, एक एक करके सारे प्रश्न पर हम अब ध्यान देंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? अब देखिए, हस्त, हस्त का अर्थ हुआ है हाथ। हस्त का अर्थ होता है हाथ। हाथ से लिखने वाला लिपि। देखिए, हाथ की मेहंदी, हाथ से बने मूर्ति, हाथ से बने व्यंजन, हाथ की लिखावट। आ गया ना? तो हाथ की लिखावट को क्या कहेंगे? हस्तलिपि। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग ही बताते चलिएगा, जो भी लगे सही जवाब तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, फटाफट हम भी बताते चलेंगे। हमसे पहले कोशिश कीजिए आप लोग बता दें। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? लोग तो कहता है कि उस पर देवी देवताओं की आकृतियां थी, लेकिन थी किनकी? तो याद रखिएगा, इसमें राम सीता है। हाँ, राम सीता की आकृति थी। किसकी आकृति थी? राम सीता की आकृति थी। उसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक ना। नेक्स्ट है 3 में। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? जब राम सीता का तस्वीर था, फोटो था, तो नाम भी उन्हीं का होगा। इसलिए याद रखिएगा, सिया राम, कृष्ण रहीम, राम सिए। तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिया राम और राम सिए में, है ना। तो आप याद रखिएगा कि हम लोग सीताराम कहते हैं, सिया राम पहले सीता का नाम आता है, लेकिन वो क्या कर दिया था? उल्टा कर, पहले राम तब सीता, अर्थात राम सीए। ये घ हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी में लिखते हैं? तो मैंने अभी बताया, स्टार्ट में ही बताया था कि हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। तो जब भी ऑप्शन में हमारा हिंदी आवे तो आप इसको मार दीजिएगा हिंदी। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या देवनगर शैली? जल्दी जानते हैं आप लोग? नागर शैली। बच्चे तो जानते हैं देवनागरी के विषय में, तुरंत देवनागरी मार देंगे, लेकिन सही जवाब होगा वो नागर शैली होगा। ऑप्शन फ सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पर देखिएगा। टकसाल शब्द, टकसाल शब्द आप हर अलग अलग विषयों में भी पढ़े होंगे। हिस्ट्री में भी हम बताए हैं कि जहां सिक्का का ढलाई होता है, सिक्का को ढाला जाता है, उसको टकसाल। हम देखते हैं ना, 1 का सिक्का, 2 सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का हमारे पास आता है, तो छपता नहीं है, उसकी ढलाई की जाती है ना। अब देखिए यहाँ, जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोज, छोड़िए, अब सिक्का मिल गया, इसको मार दीजिए। ऑप्शन ख हमारा बिल्कुल सही होगा। 7वां प्रश्न देखिएगा। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया
जिस पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है। देखिए उसी को मड़ोड़ दिया है। तो बताए थे ना किसने चलाया था, मालूम है आप लोगों को? बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, बादशाह बाबर। तो बाबर को नहीं भूलिएगा। बाबर जो था ना, हाँ अकबर, अकबर जो था ये हमेशा से प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमान का जो संबंध है थोड़ा गढ़ा हो, प्रगाढ़ हो, हमारे बीच किसी प्रकार का खटास न हो, प्रयास किया था वो। उन्होंने जोधाबाई से शादी किया था। शादी के बावजूद भी अपने महल में कृष्ण की भव्य मंदिर बनवाया था। उनके पूजा पाठ में कहीं से व्यवधान उत्पन्न नहीं करता था। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? उनको देवदूत भी कहा गया है। कोई कोई उन्हें देवदूत भी कहता था, इसलिए याद रखिएगा देवदूत से देव, चंद्रगुप्त को देव भी कहा गया है। क्लियर? महादेव नहीं, देव, केवल देव। और आइए काशी क्या है? बनारस का नाम सुने हैं आप लोग? बनारस का नाम सुने हैं? किस राज्य में है? अभी बनारस किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बनारस उत्तर प्रदेश में है और बनारस के पास ही है काशी। आपको मालूम है कि विश्वनाथ मंदिर वहीं पे है। कहते हैं कि मंदिरों का शहर बनारस है, काशी है। काशी का विश्वनाथ मंदिर अर्थात देवों का नगरी है वो, ईश्वर की नगरी है, ईश्वर वास करते हैं वहां पे, इसलिए हम कह सकते हैं देव नगरी। ठीक है, देवनगरी काशी है। यहां देखिएगा कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान। आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बाद में जैन धर्म अपना लिए। उनका शायद अंत्येष्टि भी वहां हुआ था श्रवण बेलगोला में। जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है श्रवण बेलगोला। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो किस धर्म से संबंधित है? फटाफट बताइए तो आप लोग। बौद्ध, शैव, वैष्णव और जैन। मैं जानता हूं आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आएगा, ऑप्शन डी, जैन धर्म से है। प्रश्न नंबर 11। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? बोलिए जल्दी। हाँ ठीक है। भोज का नाम सुने हैं? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुने हैं ना? किस्सा है, कहा जाता है। अर्थात महानतम राजाओं में से एक थे वो राजा भोज, परमार शासक थे, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए वो। जो आज भी हम लोग नहीं जानते हैं कि परमार शासक है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि राजा भोज थे। इतने प्रसिद्धि मिली थी उनकी। तो धारा नगरी का शासक था जिससे अपने विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध था वो। ठीक है ना, राजा भोज। अच्छा ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है मराठी, नेपाली और नेवारी, ये इसका लिपि क्या है? तो सेम आप देखिएगा कि जैसे हम हिंदी लिखते हैं वैसा नेपाली, ठीक नेवारी, शब्द र ट म स सबका प्रयोग होता है उसमें। भाषा कुछ अलग अलग हो जाता है ना? हिंदी में कहेंगे जाओ, है ना, जाओ, आओ, खाओ, बैठो। नेपाली में क्या कहेंगे बैठो को? बस, बस, बस मतलब नेपाली भाषा हो गया ये, बस। ठीक है ना, तो ये नेपाली हो गया। बस, बॉय आया, सो आया, हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो याद रखिएगा वो भी क्या है? देवनागरी है। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई की किस भाषा में की थी? मिडिल स्तर समझते हैं ना, 1 से 8 तक के जो कक्षा चलता है उसको मिडिल स्तर कहते हैं। वो किस भाषा में किए थे? इसका ऑप्शन डी नहीं है क्या? तीन को ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन क में ही मार देते हैं। वो मराठी कवि थे, महाराष्ट्र में शायद उनका जन्म हुआ था, इसलिए अपना
पैतृक गांव में ही वो शिक्षा लिए थे मराठी में। 14 में देखिएगा, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की थी? बताइए फटाफट। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां की थी? वर्षा में। मूले दिल्ली, जौनपुर, वर्षा, इलाहाबाद। चलिए, तो ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा, वर्षा में। 15, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फिर आ गया वही बात, अब की समझाए हैं कि नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में। ठीक है ना, ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनागरी। क्लियर? चलिए बढ़िया, आगे 16 प्रश्न है। अक्षर, ये अक्षर है, कई अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। ये अक्षर जो है ये किस भाषा से लिया गया है? नेपाली, मराठी, तमिल, बांग्ला। तो ये जब देखिए हम पढ़ रहे हैं गुणाकर मूले जी के बारे में, है ना, और एक मराठी कवि थे। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिससे संबंधित कवि होता है विशेष करके आंसर वही होता है। जब मराठी कवि थे तो निश्चित रूप से वो भाषा भी क्या हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। 17, यहाँ देखिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है, क्या है? समझिए कि यहाँ हमको खाली स्थान भरना है, हमें वहां खाली स्थान भरना है। तो बांग्ला लिपि की वो क्या है? बहन है। बहन का अर्थ ही होता है एकदम एक साथ रहना, साथ साथ रहना, सारे गुण का लगभग मेल जोल होना, मिलना। ठीक है। 18 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल नागर लिपि। देखिएगा, केरल में चर्चित है ये नागर लिपि, इसलिए केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर जो लिखा जाता था वीर केरलस्य, वो नागर लिपि था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर के राजा, क्योंकि विजयनगर भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और विकसित राज्य में से एक था, विजयनगर। ठीक है। टकसाल का संबंध है, फिर प्रश्न आ गया, दोबारा आया है। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, वो सिक्का ढलाई होती है वहां, टकसाल में सिक्कों की ढलाई होती है। 21 नंबर, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, एकदम दोबारा प्रश्न आ रहा है। श्रवण बेला मैंने बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, तो जैन धर्म हो जाएगा। 22, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? प्रश्न अलग ये भी आ सकता है कि नागरी लिपि क्या है, तो निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। 23 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। देखिए आ गया, वही अक्षर का था, इनमें से कोई की जरूरत नहीं है, वो भारतीय लिपियों से लिया गया है नागरी लिपि, इसलिए ऑप्शन ख सही हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? बताइए अब, मराठी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। तो याद रखिएगा कि मराठी लिपि नहीं होती है, मराठी जो भाषा है वो भी है देवनागरी से ही। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा समय आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ज्यादा करके आप ध्यान दीजिएगा, और मैंने बताया ना कि आप प्रयास कीजिए कि हमसे पहले आपका आंसर आवे, इसलिए अपनी उंगलियों को अपने कीबोर्ड पर तैयार रखिएगा। सिद्धम क्या है? सिद्धम मंत्र है कि सिद्ध योगी है कि साधु की एक प्रकार की लिपि है, तो सिद्धम बाबू समझ जाइए कि ये लिपि है। ऑप्शन घ हमारा सही हो जाएगा। सिद्धम क्या है?
लिपि है। इससे संबंधित प्रश्न और भी आ सकता है। फिर आ गया वो कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन, इस सब, प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन सभी देव का वास है, सभी हिंदुओं का एकदम धार्मिक स्थल है, लेकिन इनमें देवनागरी काशी को कहा गया है। ठीक है। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बनारस। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? एक शब्द है ये, कथन है ये, कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। ये कहा था अलबरूनी ने। अलबरूनी जो भारत भ्रमण के लिए आया था। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष ये कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, एक राजवैद था। तो अमोघ वर्ष याद रखिएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है ना, एक राष्ट्रकूट राजा था, इसको याद रखिएगा, अमोघ वर्ष। 29 नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और हिंदी। तो मिहिर भोज जो थे तो बहुत संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मिहिर भोज की, तो उनका एक पुस्तक था ग्वालियर प्रशस्ति। वही पूछ रहे किस भाषा में है? याद रखिएगा, संस्कृत में था। 30 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ स्थिर है? स्थित है इंदौर, इलाहाबाद, पुणे, पटना। याद रखिएगा, इंदौर के पास है। इंदौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ना है? इंदौर मध्य प्रदेश में है, वहीं पर है बेतमा। 31 नंबर, ईसा की 14वीं 15वीं सदी की विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है? हम्म? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, एक कहा गया ब्रह्मी। इसको याद रखिएगा, विजयनगर जो था वो नंदी नागरी। ठीक है, ये नंदी नागरी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न है कि हिंदी लिखी जाती है किस नागरी में? फिर ये प्रश्न बताने वाला तो है नहीं। हिंदी बार बार कह रहे हैं कि ये देवनागरी है। कौन नागरी है? देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी, इसको याद रखिएगा। 33 नंबर आ गया, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो फिर वही चीज आ गया, ये प्रश्न दोबारा शायद आ गया है। प्रश्न का थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन चीज वही है। देवनागरी लिपि, सॉरी, नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? बताइए, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? याद रखिएगा, 8वीं से 11वीं सदी में। कब? 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी, पूरे देश में यही लिपि था। ठीक है। 35, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को सिद्धम कहा जाता था। आपको बताया था ना कि सिद्धम एक लिपि है, तो ये सिद्धम कहा जाता है। ऑप्शन घ सही है बिल्कुल। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? हम्म? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935, 36, 37, 38? जल्दी बताइए। 1935, 36, 37, 38? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 37, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था?
तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वो मराठी कवि हैं, ठीक है ना, मराठी कवि हैं। तो मराठी कवि का जन्म अब केरल में नहीं ना हो जाएगा। मराठी हम बिहारी हैं, है ना, तो बिहारी है तो निश्चित रूप से हम जन्म स्थान हमारा बिहार है। ये भी आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि अपने मम्मी पापा के साथ कहीं हम बाहर रहते हैं, वहाँ भी जन्म हो सकता है, ये भी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन वास्तविक सही यही है कि गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कब? 35 में, 1935 में। मृत्यु कब हुई थी उनका? मृत्यु गुणाकर मूले का मृत्यु जो था, मुझे लगता है कि 2005, तो 5 या 6 में हुआ था। अच्छा देख लीजिएगा उसको। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहे? तो बता दिए थे हम शुरू में ही कि वो धारा नगरी जो था वहीं के शासक थे, एकदम सुप्रसिद्ध शासक। पूरे भारतवर्ष में उनका डंका था, चाहे वो विद्वता हो या विकास के क्षेत्र में हो या फिर अपने प्रजा के सेवा के लिए हो, हर तरह से वो पूर्ण थे। 39 नंबर प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर और देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को कहते हैं देवनगर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो फटाफट बताइएगा आप लोग कमेंट में कि फलाने जगह दिक्कत है, फलाने प्रश्न को ऐसा हुआ। जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका जो भी समाधान होगा हम लोग करेंगे यहां से। प्रश्न नंबर 40 है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? देखिए यहाँ 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक, सब अधिक हैं। लेकिन याद रखिएगा 2500 से अधिक उनका निबंध था। किनका? गुणाकर मूले जी का। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? फिर वहीं आ गए, क्योंकि हम उन्हीं के विषय में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय लिपि की कहानी ये गुणाकर मूले की प्रसिद्ध कहानी है, प्रसिद्ध रचना है। 42 नंबर, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक शुरू हुआ किस काल में? शुरू हुआ बताइए, 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं? बताइएगा आप लोग। चलिए ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन क, 12वीं सदी में इस्लामी शासक का शुभारंभ हुआ, आरंभ हुआ। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? आ गया ना? गुणाकर मूले की मृत्यु कब? 5 में है, 95, 99, 2005 या 2009? 5 हम बता रहे थे ना, तो ये गलत है। सही जवाब है 2009। 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। 1935 में जन्म, 35 में ना था, और 2009 में मृत्यु, एकदम लंबा उम्र था। सैतालीस ना शायद। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सब आता है, साउथ जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेतमा दान पत्र किस समय का है? पेतमा दान पत्र 10, 20, 21, 22, 23? 20 होगा ना? कोई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बेतमा दान पत्र 1920 ईस्वी के हैं। एकदम ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टोटल ऑप्शन बार बार कहते हैं कि सारी ऑप्शन को, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, बारात नहीं छूट रही है। एकदम ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। क्लियर ना?
उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते? 8वीं सदी। ये दुग हो गया है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। यहां से पढ़िए, 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी से भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे। ठीक ने? चलिए प्रश्न नंबर अंतिम है हम लोग का। इस निबंध के लेखक हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नागरी लिपि, इस निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। ठीक है ना? ये ऑप्शन का ये 47 प्रश्न, 47 प्रश्न इस चैप्टर से हमने दिया, और इससे बहुत अधिक क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछेगा, इससे आगे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो इन्हीं में से। ठीक है ना? तो थोड़ा जल्दी जल्दी का क्लास था आज का। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा कर निकल गए, जल्दी करना ही था। ठीक है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।